You can get married and settle, and which sounded like a good option till a point of time, after which I decided कि नहीं, you have to think of something. So in college I was working with this NGO where I started realizing that मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है at societal level. I did not know what to do. That is the time when I somehow read about UPSC and bureaucracy. और फिर मैंने सोचा कि let's dive into this. So without any preparation or without any mocks, any guidance at all, I jumped into my first attempt, and needless to say, I obviously could not clear my prelims. For my second attempt, I started working. I started following a lot of YouTube videos. YouTube videos में क्या है, आपको नहीं पता आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो. कोई बोलता है ये मैगज़ीन करो, कोई कहता है ये मैगज़ीन करो, तो मैंने सारे कर लिए, मैंने सब कुछ कर लिया. प्रॉब्लम था कि मैं कुछ रिवाइज़ नहीं कर पाई बिकॉज मैंने इतना कुछ कर लिया था. So again I could not clear. So my first attempt was wasted because I did not study. My second attempt was wasted because I studied a lot. That is the time I realized कि I have to take a little bit of professional help. मुझे कहीं ना कहीं से गाइडेंस चाहिए बिकॉज मैं बहुत डायरेक्शनलेस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ. It was not that I was not hardworking or I was not dedicated or I was not perseverant. I just did not know how to go about this exam because मैं किसी को नहीं जानती थी जो मानो स्टेट लेवल पे भी किसी ने कुछ किया है. So I had no one to guide me through it. That is when I joined the coaching year, and I started attending classes and I started appearing for mocks. But unlike Parumita Di, I had no plan B. So for me, I did not know that कि अगर मैं ये क्लियर नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी. I had nothing to fall back on, nothing at all. And simply being a graduate in sociology does not land you a very good job. And plus I had the pressure that you have been academically very bright, so people start expecting that आप कुछ वैसा ही करोगे, and the burden of 2 failed attempts. So it kept piling on, and in my third attempt I did clear my prelims, but I missed out my mains by 40 marks. उसके बाद I joined here, I started working as well because ये realization भी हो गई, not because of lack of money, but because you need a purpose. Like, it was not something that I wanted as a career, but I had no career. So it was every day मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं साल भर मेहनत कर रही हूँ, and at the end of the year मैं फेल हो रही हूँ. So that was my life, which I did not know where it is going. But what happened in my this fourth attempt, I decided to just not care. सो 3 साल मैंने बहुत मेहनत की, बहुत टेंशन लिया, बहुत स्ट्रेस लिया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो आई रियलाइज सर्टन थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल. सर्टन थिंग्स आई कैन नॉट डिसाइड. आई कैन ओनली डिसाइड कि मैं कितनी मेहनत कर सकती हूँ, वो मेरे कंट्रोल में था. तो मैंने उस पर फोकस किया, एंड आई स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स एट ऑल. एंड दिस कम्स आफ्टर फेलियर्स. मैं आपको ये नहीं बोल सकती रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब रिज़ल्ट के लिए ही पढ़ाई करते हैं. बट जब आप इतनी बार फेल हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कि देखा जाएगा जो होगा, विच वॉज इन माई केस. एंड दिस वॉज द ईयर वेर आई जस्ट वेंट इन टू माई निष्काम कर्मा मोड. आई डिड नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट्स, आई डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल. आई जस्ट न्यू दैट आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू गिव इट माई बेस्ट, एंड आई हैव टू लीव द रेस्ट, बिकॉज वो पेपर क्या सेट करेंगे, मेरा मार्क्स क्या आएगा, वो मेरे कंट्रोल में है नहीं. सो मैं उसको स्ट्रेस करके अपना प्रिपरेशन, अपना हेल्थ और अपने एग्ज़ाम को क्यों बिगाड़ूँ. सो आई जस्ट डिड वॉट आई कुड, एंड आई थिंक दैट पेव्ड द वे, दैट हेल्प, बिकॉज मेरा स्ट्रेस कम हो गया था. एंड वंस यू लीव द स्ट्रेस बिहाइंड, इट रियली रियली हेल्प्स यू. सो फॉर एनी प्रेपरेशन, सी सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, किसी के फाइनेंशियली, तो किसी के इमोशनली, किसी का पेरेंटल बर्डन होता है. यू डोंट नो व्हाट एनीवन इज़ गोइंग थ्रू. यू अलोन आर अ विटनेस टू योर ओन जर्नी. मैं नहीं बोल सकती कि किसी ने छठे अटैम्प्ट में क्लियर किया है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है. सबकी अपनी जर्नी होती है, कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में, कोई छठे अटैम्प्ट में, कोई 5वें अटैम्प्ट में. तो एज एस्पिरेंट्स, फर्स्टली अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट योर टाइमिंग. सबका अपना टाइम होगा, सबके अपने क्वालिटीज़ होते हैं. अगर आज आपका नहीं हो रहा है, दैट मीन्स बिकॉज यू आर नॉट रेडी येट. मे बी कल को आपको इससे अच्छा रैंक मिल जाएगा. वी डिड नॉट क्लियर फॉर क्वाइट अ फ्यू अटेम्प्ट्स, राइट? बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई डोंट केयर अबाउट
the number of attempts or the failures I've seen. All I care about, or the people here will care about कि आप अभी क्या हो. That is all that matters ultimately. Someone there's this I'm forgetting his name, but he cleared in his 6th attempt. So that became a story of perseverance rather than multiple failures. आप ये नहीं बोलते ये इतने बार फेल हुआ है, आप ये बोलोगे ये इतना perseverant रहा है, that they did not give up. So UPSC as a journey will not be easy. Firstly, be prepared for that कि it will be full of turmoils. और ये आपकी यूनिक स्टोरी नहीं है, ये हर एस्पिरेंट की कहानी है. हर एस्पिरेंट के लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स और फेलियर्स और सक्सेसेस होते हैं. सो फर्स्टली डोंट लेट फेलियर और सक्सेस गेट टू यू. सेकेंडली आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इज़ नॉट लूजिंग होप. फॉर अस आई थिंक हम बात भी करते थे कि हम बोलते थे कि इवन इफ़ वी वॉन्ट टू क्विट वी वर नॉट एबल टू क्विट. फॉर अस UPSC बिकेम अडिक्टिव. आई थिंक इंटरव्यू के टाइम पे मैंने बोला भी था दी को दैट यू नो इट्स बिकम अडिक्टिव, दैट आई एम नॉट एबल टू लीव इट इवन इफ आई वॉन्ट टू. सो फर्स्टली इट गिव्स यू दैट होप, बट प्लीज़ कीप दैट होप. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसे एग्ज़ाम में. देयर विल बी पीपल अराउंड यू हु विल टेल यू, हु विल you know taunt you, smirk at you, and you know who'll post a lot of stories on Instagram and make you feel left out and all of that. Don't let that get to you, because ये छोटे छोटे distractions जो होते हैं ना, ये emotionally आपको बहुत तोड़ सकते हैं. So don't let that get to you. सबसे important. And thirdly, keep on working hard and trust the process, trust your mentors and trust yourself. इफ़ यू आर जेन्युइनली वर्किंग हार्ड, अगर आप जेन्युइनली, देखो कुछ लोग होते हैं जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली पढ़ते हैं. अगर आप जेन्युइनली मेहनत करते हो तो मुझे कोई रीज़न नहीं लगता है कि नहीं होगा. स्पेशली बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी मिस्टेक्स किए हैं अपने अटैम्प्ट्स में. आई थिंक आई डोंट नो यहाँ पे किसका क्या अटैम्प्ट है, बट आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन कॉलेज और हु जस्ट ग्रेजुएटेड एंड हैव यू नो कम हियर. So I think you all are in good hands, but just trust the process, trust the mentors, and trust yourself, and do not lose hope. It won't be easy, but just keep on holding, and you know someday you all will be on this side. Okay. So if you all have any questions, please. So I'll go first. So ma'am, did your work experience help you in the process of preparation? My work helped me in a way that I had a mental security that I have something to fall back on, which is quite good. It is a very good job that I am in. So I have that security कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी. मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ किया है. I'm just trying. I have nothing to lose. I am just trying for better. So ये एक पॉजिटिव चीज़ रही है मेरे जॉब का. मेरे जॉब का नेगेटिव चीज़ ये रहा है कि मैं हमेशा सोचती थी कि आई एम मिसिंग आउट, क्योंकि लोग 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पे ऑफिस पे बैठी हूँ, मुझे 2 घंटे भी नहीं मिलते. तो मुझे वो बहुत चुभता था कि आई मीन वाई कैन नॉट आई जस्ट लीव दिस जॉब एंड वाई कैन नॉट आई प्रिपेयर फुल टाइम. मुझे बहुत मन करता था फुल टाइम प्रिपरेशन लेने का, लेकिन वो नहीं. मतलब इस हिसाब से मैं बोलूँगी कि जॉब का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड तो रहेगा, हमेशा रहेगा. जिस उनका जिनके पास जॉब नहीं है वो उनका उल्टा रहेगा कि उनके पास टाइम तो है लेकिन वो सोचेंगे कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक ऑन. तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, या तो फिर मतलब यू नेवर हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग. कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा. यू हैव टू पिक एंड चूज कि आपको उसमें से कौन सा देखना है कौन सा लेना है. और जॉब की वजह से मेरी प्रिपरेशन की वजह से, क्योंकि मैंने CGL वगैरह दिया था, मैंने बैंकिंग क्लियर किया था, तो मैं बोलूँगी कि CSET में शायद थोड़ा सा एडवांटेज मिला होगा मुझे. सारे अटेम्प्ट्स में मेरे काफ़ी मतलब CSET में अच्छे मार्जिन से क्लियर होता था. GS बहुत गंदा रहता था. तो ये मैं बोलूँगी कि ये मुझे थोड़ा मिला है. Thank you. And for you ma'am, basically how did you link the subjects? So for example, you had your past experiences and then finally when you actually cleared it, my main question is, if you're finishing polity and then you're starting history and then you're starting geography, how you can linking it all at the end of the day when you're writing your answers or you're giving your interview? See, firstly, I actually feel that all the subjects are somehow linked. ठीक है, because when you're reading the newspaper, आप उसको लिंक कर सकते हो कि मानो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी में कुछ इशू होता है. सो वो कहीं ना कहीं आई फील इट इज़ लिंक्ड. या इकोनॉमिक इशू है तो उससे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई फ़र्क पड़ रहा है. हम सोसाइटी में भी बहुत ऐसा करते हैं. द
थिंग दैट यू आर सेइंग कि आप लिंक कैसे करते हो या एक सब्जेक्ट हो गया, वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट. So for instance, if you study polity right now and then you move on to history, it is very natural of you to forget polity. So my strategy again, please remember, सबकी strategy अलग है. Everyone has to devise their own strategy to suit your own needs. सबके strengths अलग है, सबके weakness अलग है, सबकी journey अलग है. मेरी strategy होती थी कि मैं मानो 5 दिन मैंने कुछ पढ़ाई की, ठीक है, तो छठे दिन मैंने उसका एक रिविजन सेशन रखा है. So and I'll tell you, for instance, let's say 5 days I've studied history, let's say I've studied spectrum. So on the Saturday, 6th day, I would go back and revise polity, not spectrum. So बीच बीच में मेरा टच नहीं छूटा किसी सब्जेक्ट से. फिर मानो नेक्स्ट वीक मैंने जोग्राफी पढ़ा, तो उस सैटरडे मैंने जाके अब स्पेक्ट्रम रिवाइज किया जो मैंने एक हफ्ते पहले पढ़ा है. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी टू बी इन टच एंड ग्लॉस ओवर ऑल द सब्जेक्ट्स. And the second thing that helped me was giving a lot of mocks. So when you give mocks, you are forced to revise the subjects. आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो वो आप करते ही हो. तो आप एक रिविजन का एक दिन बना लो या दिन में 2 घंटे निकालो जो आपको सूट करे. बट यू हैव टू कीप ऑन टचिंग ओवर द सब्जेक्ट्स. इफ़ यू आस्क मी द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू बिकॉज आई हैव लॉस्ट काउंट. I've thrown away one book simply because इतना रिविजन हो गया था उसमें, मुझे नया लेना पड़ा. So but if you still open a page and tell me कि मैम बताइए, मैं नहीं आंसर कर पाऊँगी. So that is the thing with that's the thing with UPSC. You have to keep on revising. अगर मैं नहीं पढ़ूँगी 2 महीने लक्ष्मीकांत तो मैं नहीं बता पाऊँगी. I will forget the articles. It's all jumbled up in my mind right now. So just keep on revising. Keep one day or keep a few hours in a week solely for the purpose of revision, and do not underestimate the importance of mocks. बहुत ज़्यादा देखो, कुछ बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, मैं नहीं थी, मैं अपना बता सकती हूँ. कुछ लोग होते हैं जो बिना क्लियर फटाफट कर लेते हैं. मैं नहीं कर पाती, मुझसे नहीं होता है. मैं आपको एडवाइस करूँगी वो रिस्क मत लो. It's not worth it to find out if you're smart enough to clear the exam without mocks. So it's best to appear for mocks. जितने mocks दे सकते हो दो और clear करो उस हिसाब से. And one last question for me, both of you, would be that what would be that one thing which you would probably advise us to not do while preparing? One major thing. My sole advice would be, do not read a lot of books. I genuinely believe as aspirants we have a lot of FOMO. मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा है कि what the other person is reading, have I missed out on this. So the thing is that मानो हिस्ट्री के लिए आपको कोई बोलेगा ये किताब भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, मत पढ़ो. It's not relevant. Stick to one source because ultimately आपको रिवाइज करना है आप जितना भी पढ़ते हो. और ट्रस्ट मी, जो लास्ट 10 days होता है ना रिविजन का, वो ईजी नहीं होता है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ लॉट. सो माई advice would be is to limit your resources. थोड़ा ट्रस्ट करो अपने ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, और अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो. यूपीएससी को अगर कुछ ऐसा पूछना है जो वो नहीं चाहता है आप आंसर करो, तो आप जितने भी किताब पढ़ लो आप नहीं आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो आप 80-20 वाला रूल फॉलो करो. 80% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स, सो फॉलो दैट. छोड़ दो बाकी 20 को. My advice will be, do not make UPSC, do not make UPSC more important than your life itself. There are more things in life to do than just UPSC. UPSC is an exam. I think I know it feels कि अभी clear हो गया है तो हम लोग ये बता रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप ना जब UPSC को अपना लाइफ बना लोगे और ये मुझे करना ही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, तब ये नहीं क्लियर होगा. ये तब क्लियर होगा जब आपको इसको थोड़ा ढीला छोड़ोगे. बांग्ला, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर बेंगली, बांग्ला একটা কথা আছে বজ্র আটুটি ফসকা গেল. If you try to hold it too tight na, it slips out of your hand. So do not make it your life. If you want to actually clear it, do not make it everything. Have your own time, because that leisure time probably will make you more effective in your studies. So do not, you do not have to study 16 hours a day for a year. You have to study 6 hours a day for a year. So do not make it your life. Do not think like I have to clear it और UPSC नहीं हुआ तो ज़िंदगी बर्बाद है, जिनका नहीं होता उनका ज़िंदगी बर्बाद होता है, ऐसा कुछ नहीं है. You give it your honest attempt, you give it your 100%, but ये मत सोचो कि ये नहीं होगा तो मतलब ये छोड़ के कुछ है नहीं मेरी लाइफ.
जब वो सोचोगे तब नहीं होगा. जैसे कि साइमा टोल्ड यू कि निष्काम कर्मा मोड, आई ऑल्सो वेंट इनटू द सेम निष्काम कर्मा मोड इन माय 2022 प्रीलिम्स, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम क्लियर किया था. उसके पहले 4 बार मैं प्रीलिम्स लिखते लिखते सोच रही थी कि हो रहा है प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, नहीं हुआ. 2022 अटेम्प्ट में मुझे याद है मैं वहाँ पे रूम में बैठ के सोच रही हूँ कि ये वाला भी क्लियर नहीं हो रहा है, और मुझे पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ. मैं मतलब आई एम वेल सेटल्ड, अच्छा जॉब है, मैरिड हूँ, खुशहाल जिंदगी बिता सकती हूँ, क्यों मैं इस एग्जाम के पीछे पड़ी हुई हूँ? इज इट इवन वर्थ इट? मैं ये एग्जाम देने के लिए आई हूँ, इतना रहना, मैं ये सोच रही थी बैठ के. बट देन आई डिड नॉट गिव अप. मैंने पेपर कंप्लीट किया एंड दैट ईयर आई क्लियर्ड इट, आई मीन विद वेरी गुड मार्जिन. तो वो तभी होगा जब तुम उसको थोड़ा ढीला छोड़ोगे, बट यू विल नॉट स्टॉप गिविंग योर बेस्ट, तब होगा. तो कीप इन माइंड. थैंक यू सो मच. योर क्वेश्चन? मैम जैसे हिस्ट्री मैम प्रीलिम्स के लिए मैम हम लोग स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, तो मैम मेंस के लिए हम लोग क्या जैसे बिपिन चंद्र ऐसे फॉलो करना होगा, या क्योंकि मैम प्रीलिम्स होता है वो एमसीक्यू बेसिस पे होता है, और जो मेंस होता है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, तो हम लोग क्या मतलब वहाँ पे फॉलो करना चाहिए? मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम फॉलो किया. ठीक है, आई एम नॉट सी आई लाइक रीडिंग, बट आई लाइक रीडिंग फिक्शन, सो आई डू नॉट लाइक, इफ़ आई गेट टाइम आई रीड फिक्शन. मैं और किताबें नहीं पढ़ती हूँ, आई बी ऑनेस्ट. मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम फॉलो किया, बट आई रिवाइज स्पेक्ट्रम मल्टीपल टाइम्स, लाइक मल्टीपल टाइम्स. तो इतना मुझे पता था कि अगर यूपीएससी वहाँ से कुछ पूछ रहा है, एंड स्पेक्ट्रम इट सेल्फ इज़ क्वाइट बल्कि, अगर वहाँ से पूछ रहा है तो मैं लिख ही दूँगी, और वो मैंने लिखा भी. मुझे ऐसा नहीं लगा कि, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मेडिवल के कुछ क्वेश्चंस थे और ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन लिखा कि ये कहाँ से पूछ दिया. मैं अगर मेंस की बात बताऊँ, आई हैव नॉट फॉलोड एनी सोर्स. फॉर पॉलिटी आई विल टेल यू, फॉर स्टैंडर्ड मैं अगर आपको बता दूँ, ऑब्वियसली गवर्नेंस के लिए आप थोड़ा अलग पढ़ोगे, IR के लिए आप थोड़ा अलग पढ़ोगे, बट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली मैंने स्पेक्ट्रम छोड़ के कुछ और नहीं फॉलो किया. मैंने कुछ और नहीं रेफर किया, और मुझे नहीं लगता था कि मानो मैं एक और किताब पढ़ लेती तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ बहुत खास इम्प्रूव कर पाती, बिकॉज द इंटायर द एग्जामिनेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री. मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ करना था. मुझे एथिक्स करना था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना है, इंटरनल सिक्योरिटी, IR. आई ऑलरेडी हैव अ लॉट टू डू. सो इफ़ अ सब्जेक्ट मैंने अच्छे से किया हुआ है, मैं उसमें एडिशनल टाइम नहीं वेस्ट करूँगी. रादर आई विल ट्राई टू ओपन अप न्यू अवेन्यूज़ एंड गेन न्यू नॉलेज रिगार्डिंग अदर एरियाज़. एंड अगर आपको सप्लीमेंट ही करना है, मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंटेशन. करंट अफेयर्स में हमेशा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ आता है. आई थिंक दैट प्रोवाइड्स मोर देन इनफ फॉर यू टू राइट योर आंसर्स. So again, like I said, limit your resources. There is no reason to run after new books. ये सब जो मैम क्वेश्चन के बाद मैम ये सब क्रिटिकली एनालाइज डिस्कस होता है, तो आप लोग मैम उस पे जाते थे, मतलब जो मतलब मेन ब्रॉड पूरा आप लोग डिस्क्राइब करते थे? नहीं, देखो कुछ वर्ड्स का मतलब डेफिनेटली अलग होता है. डिस्कस क्या होता है, क्रिटिकली एनालाइज. बट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, क्या होता है ना, जब 3 घंटे में आपको इतना लिखना होता है ना, एंड यू सो एग्जॉस्टेड, यू डोंट केयर, यू लाइक मुझे तो जो पता है मैं वही लिखने वाली हूँ, आई डोंट केयर. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क. द थिंग इज, देखो आंसर राइटिंग का पूरा अलग पैटर्न होता है. एवरी सिंगल लाइन दैट हैज़ बीन रिटन इन द क्वेश्चन मैटर्स. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने किया था. शायद मैंने डिस्कस पे बहुत फोकस नहीं किया, डिस्कस और एक्सप्लेन के डिफरेंस पे बहुत फोकस नहीं किया, बट मैंने हर क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस ज़रूर किया है. ऐसा नहीं कि वो मुझसे कुछ और पूछ रहे हैं और मुझे जो पता है मैंने वो लिखा है. 1-2 क्वेश्चन में वो भी किया है जहाँ पे कुछ नहीं आता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैंने वही लिखा है जो उन्होंने पूछा है, और हर पार्ट को एड्रेस किया है, एवरी सिंगल पार्ट. अगर उन्होंने मानो लिखा है, याद तो मुझे नहीं आ रहा है, बट मानो उन्होंने एक क्वेश्चन है मॉक में था कि फॉरेस्ट फायर्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया, डिस्कस द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स एंड राइट सोल्यूशंस. ठीक है, अब क्या होता है, वी स्टार्ट विद डिफाइनिंग फॉरेस्ट फायर्स, बट द फर्स्ट लाइन इज फॉरेस्ट फायर्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया. तो मैंने इस लाइन को भी एड्रेस किया है कि कितना कॉमन है. तो मुझे अभी तो नहीं आता, उस वक्त डेटा याद था कि फॉरेस्ट फायर्स कितना होता है, तो मैंने वो डेटा पहले लिखा, फिर मैंने बताया फॉरेस्ट फायर्स क्या है, फिर मैंने कॉजेज बताए, फिर मैंने सोल्यूशंस बताए, फिर मैंने कंक्लूजन लिखा. तो अगर उन्होंने एक रैंडम लाइन भी लिखा है जिसके बारे में उन्होंने नहीं पूछा है, मैंने उसको भी एड्रेस किया. सो उस पर मे बी दे विल गेट मोर, दे विल बी मोर हैप्पी विद दैट. सो ट्राई करेंगे हम कि अगर क्रिटिकली एनालाइज है या डिस्कस है या एक्सप्लेन है उसको फोकस करें, बट मानो टाइम लिमिट अगर आपके पास उतना नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई टू आंसर ऑल दी पार्ट्स. अच्छा, तेरा तो ऑक्सफोर्ड.
ठीक है, वी लीव इन 5 Yes. एंड यस। मैम आप लोग मतलब पर डे मतलब मैम एक सब्जेक्ट लेके चलते थे या मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब क्या था आपका पर डे के हिसाब से? मेरा पर डे मैं ट्राई करती थी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट करने का, क्योंकि इट आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। जैसे मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। मैं सीसेट में भी बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन करके फिर मैथ्स, फिर क्योंकि मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ, एक चीज़ में ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती। तो मैं इसलिए हमेशा ट्राई करती थी कि 2 चीज़ करने का, सुबह एक चीज़, शाम को एक चीज़, अगर सुबह थोड़ा टाइम मिल रहा है तो। और तो हमें लिए तो ऐसा था कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अ डे आई यूज्ड टू स्टडी। सेम विद मी, आई ऑल्सो कांट स्टडी वन सब्जेक्ट, बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट पे. So I actually, because I had more time, because I wasn't working, so I used to have 3 slots in which I used to cover 2 subjects and 1 for current affairs. So it all boils down, अगर आपको लगता है आप उतना फोकस कर सकते हो तो आप पूरे दिन 2 एक सब्जेक्ट को, अगर आपको लगता है कि बोरिंग हो जा रहा है तो आप डिवाइड कर दो 2 या 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम. 2 इज़ द ऑप्टिमम बैलेंस. मैम जैसे अभी मैम पॉलिटी चल रहा है तो आप लोग पॉलिटी पूरा कंप्लीट करते थे या बस मेन पार्ट, मतलब पीवाईक्यूज ये सब देख कर उस हिसाब से करते थे या पूरा कंप्लीट? मैं तो ऑनेस्टली पूरे जब मैं क्लासेस करती थी, मैं तब की बता रही हूँ, जब मैं क्लासेस करती थी तो मैं क्लास के हिसाब से अप टू डेट रहती थी. सो आई वॉज नॉट अ पर्सन हु वुड जंप कि ये नहीं हुआ है क्लास में तो कर लेता है. आई वॉज काइंड ऑफ लेजी दैट वे कि सर ने इतना ही करवाया तो मैं तो इतना ही अभी करूँगी, बिकॉज मुझे पता था अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी, यू नो सिलेबस तो ख़त्म होना ही है. सो वन थिंग आई यूज़ टू डू इज़ दैट आई यूज़ टू बी अप टू डेट, एंड अप टू डेट इन द सेंस लाइक I don't know if they know Sajal sir, but the thing is that so he used to ask a lot of questions, right? So there was not even one single class जहाँ पे उन्होंने जो पढ़ाया है और उन्होंने सवाल पूछा है और मैंने जवाब नहीं दिया है. ये नहीं होना चाहिए. अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं और वो चीज़ पढ़ा चुके हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रेपरेशन थोड़ा, you know, it's not up to the mark. So you have to ensure, I mean, I don't remember any time when he's asked me one question and I have not given an answer, and a proper one at that, not guessing or anything, like a proper answer कि सर ये लीजिए फैक्ट, ये लीजिए डेफिनेशन, ये लीजिए कॉजेज, ये लीजिए सोल्यूशन. सो Means a lot, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कभी. मैम इन योर जर्नी 2017 से 2023 तक, हाउ डिड योर फैमिली एंड पेरेंट्स सपोर्टेड इन दिस जर्नी, बिकॉज it's a long time. Yeah. So and you were not working before, so how did you keep the perseverance going? See, I started working in 2022. So till 2017-22, I was, I was not doing anything. ठीक है. तो 2017 एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है उस साल. So that was the time I decided टू लेट्स सी क्या करना है, वैसा टाइप था. सो 1-2 साल आई थिंक पेरेंट्स बफर दे देते हैं कि ठीक है देख लो. बट आई हैव बीन लकी इन दिस मैटर दैट माई पेरेंट्स वर extremely supportive. See, my first 2 failed prelims, it was very difficult for parents to support कि आप करो. बट माई पेरेंट्स, एक तो लकीली नहीं, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोविड था, सो देयर वाज लॉकडाउन, सो देयर वाज नथिंग मच यू कुड डू. सो दैट कोविड के टाइम पे मैंने फुल यूटिलाइजेशन किया एंड आई स्टडीड, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की उस टाइम पे कोविड के लॉकडाउन के बाद. आई थिंक दैट वाज द टाइम माई पेरेंट्स सॉ मी वर्किंग एंड not caring about what is happening and putting in all my efforts. So that was the time when they maybe realized that we should give her more chances. And then the next year I cleared my pre, so they were very hopeful कि अगर prelims, because मैंने just उस टाइम पे कोचिंग ज्वाइन किया था. So they saw that once I started getting a proper guidance and proper help, they knew that I have the potential. And there were a lot of times when I did not have faith in myself. I've told my parents this year only, I think after prelims I told them that prelims नहीं हो रहा है and I'm done with UPSC, I don't want to appear for this exam. And my parents were sure कि हो रहा है prelims, and teachers were also quite sure, but honestly speaking I was not sure. I was very confident कि नहीं हो रहा है. So I think ये मैं हमेशा बोलती हूँ that it is extremely important in this journey to surround yourself with, because मैं emphasize नहीं कर सकती कितना important होता है to surround yourself with people who genuinely want to see you succeed. बिकॉज इस वक्त ना जब आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपके दोस्त
बहुत अच्छा कर रहे हैं और you know everyone's getting married and working in MNCs and you're still struggling with no future in sight. The taunts and the smirks and the laughter is all very very disheartening. So I have been very lucky in this matter because I've had friends, I've had teachers, I've had mentors and I've had peers. I mean, Paramita Di has told me multiple times कि तुम्हारा तो हो रहा है. So I think that itself, coming from her, someone who's cleared so many exams, and she was like कि नहीं नहीं तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हारा तो हो जाएगा. So I think that is, it's very important to surround yourself, and I think that kept me sailing through all these years. मैं ऑप्शनल के बारे में थोड़ा पूछूंगा कि कैसे दूसरे लोग सोचते हैं, कैसे Optional दी आप बताओ. I think last answer you gave was very. So ऑप्शनल का बेसिकली आपको दो चीज़ देखना है. फर्स्टली इफ यू लाइक दैट सब्जेक्ट है ना, क्योंकि देखो जीएस में क्या होता है, आपको जो आंसर करना होता है, फर्स्टली हर जीएस के पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट. सो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा 250 नंबर एक ही सब्जेक्ट पे चल रहा है. एंड सेकेंडली जीएस में आपको एक ओवरऑल नॉलेज हो तो चल जाता है. ऑप्शनल में ऐसा नहीं है. ऑप्शनल में जो क्वेश्चन आता है उसका स्टैंडर्ड इज जनरली अबव ग्रेजुएशन एंड बिलो योर मास्टर्स का लेवल. सो यू हैव टू हैव ग्रेजुएशन प्लस लेवल का नॉलेज इन डेप्थ इन दैट सब्जेक्ट. उसके वजह से यू हैव टू, आई एम नॉट सेइंग कि चूज योर ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट. फॉर साइमा इट वाज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाज फिजिक्स, बट आई डिड दैट 12 इयर्स बैक. सो मुझे अभी 10th क्लास की भी फिजिक्स उतने अच्छे से नहीं आती, तो आई वेंट फॉर बंगाली ऑप्शनल. So choose a subject that you love enough to spend a lot of time with. क्योंकि आपको ये यहाँ पे 500 मार्क्स आपको लिखने हैं और आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इस पे देना पड़ेगा अगर आप, और क्योंकि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस का मार्क्स. तो उसकी वजह से चूज सम ऑप्शनल दैट यू लव सो मच कि जब आप जीएस से बोर हो जाओगे आप उसके पास आके यू विल फील गुड. ऐसा नहीं है कि अच्छा मतलब वो भी आपको बोर ही कर रहा है, ये भी आपको बोर ही कर रहा है, दोनों बोर्डम एक साथ नहीं झेल पाओगे. सो योर ऑप्शनल शुड बी समथिंग दैट यू सो डियरली लव, कि आपको वो थोड़ा फ्रीडम दे रहा है, कि आपको वो पसंद आ रहा है पढ़ने में. फर्स्टली. सेकेंडली आपको देखना है कि आपके पास मेंटर और मटेरियल कितना अवेलेबल है. अगर एकदम भी अगर इतना लेवल का मेंटर और मटेरियल अवेलेबल है कि कोई आपका कॉपी चेक कर दे, कि कोई आपको मतलब शायद वो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, जैसे कि बंगाली के लिए यूपीएससी का प्रिपरेशन कोई नहीं कराता है, लेकिन आई एम स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल, कोई ना कोई बंगाली का प्रोफेसर तो मुझे मिल ही जाएगा, बुक्स तो मुझे मिल ही जाएंगे कॉलेज स्ट्रीट में. तो अगर उस लेवल का उतना बेसिक लेवल का आपको बुक्स मिल रहा है, मटेरियल और कोई एक बस कॉपी चेक करने वाला मिल जाए. मेरे एक कुलीग के भाई हैं जो पीएचडी कर रहे हैं कॉलेज में, तो मैं उनसे कॉपीज चेक कराती थी. कोई यूपीएससी वाले मेंटर नहीं थे वो. तो इतने लेवल का अगर मेंटरशिप और गाइडेंस है, एंड फर्स्ट अगर आपके पास उतना प्यार है उस सब्जेक्ट को देने के लिए, उतना समय है उस सब्जेक्ट को देने के लिए, देन यू शुड चूज इट. वो सब मत देखो कि इस साल जियोग्राफी में बहुत अच्छा नंबर आया है, उस एंथ्रोप में बहुत नंबर आया है तो मैं वो ले लेती हूँ. ऐसे नहीं होता है. मैम सीसेट की आप लोग क्या रेफर किए थे? इस बार तो सीसेट के लिए लक था. Yeah, because I actually believe luck tha, because my CSAT is not strong. I come from a BA background, so maths आप assume ही कर सकते हो कैसा है. But two things I think, एक है कि mocks दिया है तो I think वो help कहीं किया होगा. I'm not मतलब इस लेवल पे तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं कुछ तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जो यूपीएससी वाले दिन हेल्प कर गया. द सेकेंड थिंग इज़ दैट रिमेनिंग काम. ऑलरेडी जीएस में एक झटका मिल चुका था, सीसैट वाज ऑन अदर बिग झटका, बट रिमेनिंग काम एंड कि करना ही है, बैठ गए हैं तो करना ही है. नॉट थिंकिंग क्लियर होगा नहीं होगा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं उस वक्त कि पेपर डिफ़िकल्ट है इजी है, मैं बस था कि करना है. आई थिंक बस ऑप्शन नहीं है ना, करना ही है, बैठे हैं यहाँ पे, बाहर निकल के तो जा नहीं सकते, तो कर रहे हैं. एंड एट दैट वो उस 2 घंटे में आई थिंक आई जस्ट गिव इट माई बेस्ट जितना मुझे आता था. आई डिड नॉट क्लियर सीसैट बाय अ ह्यूज मार्जिन, ऐसा नहीं है. 5-6 मार्क्स से मेरा सीसैट क्लियर हुआ है. मानो 2 या 3 क्वेश्चंस और रॉन्ग जाते तो आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द लिस्ट. बट इस साल के लिए बिकॉज आपके पास समय है, डू प्लीज़ डू प्रैक्टिस, अटेंड सीसैट क्लासेस, don't take it lightly, because if you have 1 year, I don't think CSAT is an issue at all.
हमने हमारे साथ क्या था कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया था बिकॉज सी सेट ईजी हुआ करता था, अचानक से डिफ़िकल्ट आ गया, दैट इज़ वाई इट वॉज अ शॉक. बट बिकॉज यू ऑल नो कि अब डिफ़िकल्ट आ सकता है, सो यू ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी, यूज़ योर क्लासेज एंड यू नो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट. Exactly. और सीसेट के लिए वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव. किसी को 320 मिलता है तो किसी को 200 भी मिलता है. सोशो में भी इतना वेरिएशंस आता है. सो स्टार्ट एक किताब हम पढ़ते हैं सारे, मतलब मैं हमेशा रेफ़र करती हूँ सोशोलॉजी स्टूडेंट्स को. एक बेसिक बुक आता है विच इज़ नितिन सांगवन का एसेंशियल सोशोलॉजी. ठीक है, नितिन सांगवन एसेंशियल सोशोलॉजी. That is the basic. That is not going to cover your syllabus, but that is going to give you an idea of what to study. ठीक है. Secondly is that I have my own sociology notes, updated notes. मतलब मैंने तो जो प्रिपेयर किया था वो तो खैर कम ही था, बट यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था, उसको अपडेट किया था, 2023 पेपर्स के साथ टैली किया था. सो यू कैन यूज़ दैट नोट्स बिकॉज आई थिंक बल्कि है, बट इट्स क्वाइट इल बी क्वाइट हेल्पफुल. आई मीन आई थिंक वो आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज जो मेरे नोट्स हैं वो मल्टीपल सोर्सेज से हैं, एंड बिकॉज आई एम अ ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी आई हैव रेफर टू द ओरिजिनल वर्क्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. सो आई थिंक दैट कैन help you. You can go through the resource and see if it helps you. If you think that is not suiting you or if you think that's too much, we can think of we can brainstorm some other resource, but for now I will tell you that read Nitin Sangwan and go through that material if you want to. Last, मैम नोट्स कब बनाए और कैसे बनाए? किस चीज़ का? मैम कोई भी सब्जेक्ट का, बिकॉज इनिशियली मैंने स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ना, तो वो 2 चैप्टर का 10-15 पेज हुए, तो वो नोट्स का चैप्टर ज़्यादा लग रहा था. तो नोट्स कितने रीडिंग के बाद बनाए और कितना कंप्लीट एंड कंसाइज अपडेटेड रखें? मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं नोट मेकिंग में आपको नहीं हेल्प कर सकती. मैं डायरेक्टली किताब से पढ़ती हूँ, मेरे किताब में मार्किंग्स रहते हैं. मैं नोट्स बनाती हूँ सिर्फ एक चीज़ का, अगर मानो सर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो मैं रनिंग नोट्स उसका बनाती हूँ और उसको रिवाइज़ करती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चैप्टर पढ़ के उसको समराइज़ करके मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए. वो स्ट्रैटेजी मैंने नहीं फॉलो की है बिकॉज दैट हैज़ नेवर सूटेड मी. फॉर मी इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. So only running notes I used to take and I used to revise those running notes along with my chapters. Newspaper से मैंने कभी notes नहीं बनाए. I again don't think that helps because ultimately you get a compilation of the monthly magazine, but you do read newspaper. And I will suggest only take running notes because दो चीज़ होती है. Firstly when you are listening and writing, I think ज़्यादा register होता है जो भी concept है, and secondly your writing speed increases which helps you in mains. तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पर्सनली किसी को नहीं एडवाइस करूँगी कि एक चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो फिर उसको ऑलरेडी समराइज्ड है, वो ऑलरेडी आपको कंसाइज फॉर्म में ही दे रहे हैं, उसको और छोटा मत करो. मतलब मेरे हिसाब से तो ये है. तो नोट मेकिंग में मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी. मेरे लिए मैं नोट्स प्रीलिम्स के लिए एक भी नहीं बनाई थी. मेंस के लिए आई डिड मेक नोट्स जब मुझे छुट्टी मिला था. तो मैं बोलूँगी कि 1 या 2 रीडिंग के बाद आप जो बोल रहे हो कि पूरा छोटा मेरा अलग से ही बुक बन रहा है लिख के, तो वो मत करो. 1-2 रीडिंग के बाद नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं बनता. आप एक दो मतलब एक बार पढ़ो, फिर रिविजन करो 2-3 बार, फिर आप दूसरा कोई सपोज मॉक टेस्ट सॉल्व की या कोई कुछ और पेपर सॉल्व किए, कहीं से कुछ और नॉलेज मिला, तब आप उसको उसमें डालो. मैं मेंस का जो मैं बोली अभी कि मैंने नोट्स बनाया था, वो मैंने बस पॉइंटर्स लिखे थे ताकि एग्जाम के पहले मैं बस वो पॉइंटर्स को देख के जाऊँ. उस हिसाब से अगर चाहो तो कर सकते हो. नहीं तो मोस्टली मेरे भी बंगाली में भी मतलब ऑप्शनल में और सारे सब्जेक्ट्स में हाईलाइट करके ही मेरा भी पढ़ने का किया है.